हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विवाह रानी और आज आपके सामने मैं अपनी एक कहानी लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी खरीद करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अपनी एक कहानी, शिनचैन डैड। हम अक्सर अपने पिता के बारे में कल्पना करते हैं और पिता की वही कल्पना करते हैं कि वो पिता जो मेरा जन्मदाता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसे पिता की कहानी है जिसको उसकी माँ ने जन्म दिया है। तो सुनिए कहानी, शिनचैन डैड। और ये कहानी वनमाली कथा पत्रिका है जो भोपाल से निकलती है और वहां छपी है ये कहानी इसके जून 2024 के अंक में। तो सुनते हैं कहानी, शिनचैन डैड। गप्पू, बहुत शरारती हो गया हो। मैं गप्पू नहीं हूँ मम्मा, आपकी मेमोरी लॉस हो गई है शायद। ओ गप्पू, मैं अप्पू भी नहीं हूँ मम्मा, केले ज्यादा खाया करो आप। ओ शिनचैन, आप बहुत नॉटी हो मम्मा, मुझे बहुत परेशान करते हो। नॉटी शिनचैन की नॉटी मम्मा। मैं कहाँ नॉटी हूँ मम्मा, मैं तो आपकी तरह भोला भाला हूँ। तो मेरे भोले भाले शिनचैन, डैडी जैसा कहे वैसा कर लिया करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे डैडी हैं। आप भी तुम्हारी मम्मा हो, आप अपने मन से जो कहोगे मैं करूँगा और आप मुझे गप्पू अप्पू कहकर मत बुलाया करो। मैं आपका शिनचैन हूँ, समझी? अब मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। अप्पू बॉल उठाकर चला गया। रितु उसे जाता देखती रही। दरवाजे के पास पहुंचकर अप्पू तेजी से दौड़ता हुआ आया और रितु के कान के पास आकर जोर से बोल गया, आप बहुत नॉटी हो मम्मा, मुझसे ज्यादा। जितनी तेजी से वह भीतर लौटा था उससे भी तेजी से वह बाहर की ओर भाग गया। दर्द में डूबी रितु मुस्कुरा पड़ी और उसकी आंखें छलक आई। अप्पू बॉल लेकर बाहर जाने के बदले अपने कमरे में ही खेलता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आता, रितु के कमरे में झांक कर चला जाता। रितु कभी नींद में होती, कभी दर्द में। अप्पू कमरे में आता और देख लेता कि उसके कमरे में सब कुछ तो है। पानी, ग्लास, टॉवल, फल, नमकीन, बिस्कुट, दवाइयों का बक्सा। खाने के समय रितु सोई रहती तो वो खुद खाना लेकर उसके बेड के पास चला जाता। टेबल पर ट्रे, प्लेट वगैरह रखता और धीरे से कभी कंधे पर तो कभी सर को हिलाते हुए कहता, नॉटी मम्मा उठो, नाश्ता कर लो, नहीं तो मैं सब खा जाऊंगा। मूली के पराठे हैं, आपको पता है मुझे मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। कमजोरी भरी नींद से भारी पपोटे खोलने की कोशिश में रितु फिर से सो जाती। अप्पू फिर से जगाता। रितु आंखें खोलती, सामने अप्पू को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन आंखें अपने आप मुद जाती। वह अपनी चेतना में आती और सामने अप्पू को पाकर पूछती, तुम स्कूल नहीं गए? नॉटी मम्मा, आप बीमार क्यों पड़ जाते हो, मैं स्कूल कैसे जाऊं? रितु झटपट उठने की कोशिश करते हुए कहती, मैं ठीक हूं बेटे, स्कूल जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का हर्जा होगा। असल में रितु कहना चाहती थी कि स्कूल नहीं जाने से तुम्हारे डैडी बहुत नाराज होंगे। कल ही तो कह चुके थे उससे। इतनी क्या बीमार हो गई हो कि बेटे को चाकरी पर रख लिया है? रिजल्ट खराब होगा कि नहीं? वैसे भी तुम्हारा क्या जाएगा, पढ़ाता लिखाता मैं हूं उसे, मेरे पैसे लगते हैं ना। तुम्हारे केयर के लिए सर्वेंट रख दिया है ना मैंने। फिर उसे स्कूल भेजा करो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। रितु चुप रह गई थी। उसने करवट फेर ली थी। अप्पू को समझा दिया था, फिर भी आज कनक नहीं आई थी अभी तक। वह उसके इंतजार में बिस्तर से उठी भी नहीं थी। अभी सुबह के सारे कामों से उसे फारिग होना था। मेजर सर्जरी थी, ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी। उसका हाथ पीछे गया और फिर अप्पू की ओर नजरें उठी। वह तनिक संकोच से भर गई। चादर फिर से कमर के ऊपर तक खींच ली और अप्पू से पूछा, कनक आ गई? वो क्रिकेट खेलने गई है, आपको भी खेलने को बोला है। कहते हुए अप्पू रितु की अलमारी तक गया, उसे खोला, ऊपर से नीचे तक देखा, उसके कपड़े निकाले, बाथरूम में रखा और रितु के पास आ गया। नॉटी मम्मा उठो, कनक आंटी अभी तक नहीं आई है, आप ब्रश करके कपड़े चेंज कर लो। अप्पू ने सहारा देकर रितु को उठाया और बाथरूम तक पहुंचा दिया। बोला,
मम्मा डोर मत बंद करना, मैं यही हूँ, कुछ लगे तो आवाज दे देना, आवाज नहीं दी तो मैं अंदर आ जाऊंगा, फिर आपकी शेम हो जाएगी तो मुझे डांटना मत। बाथरूम में रितु ने देखा अप्पू नाइटी के साथ साथ उसके अंडरगारमेंट, सैनिटरी नैपकिन आदि सब कुछ करीने से रख गया था, वैसे ही जिस करीने से रितु को रहना पसंद है। रितु खुद को रोक नहीं पाई, कमोड पर बैठते ही वो फपक पड़ी। मेरा अप्पू, मेरा गप्पू, मेरा शिनचैन। नानी ने गप्पू नाम रख दिया था, जब ये पेट में था तो तेरी अम्मा गप गप खाती थी, इसलिए तू गप्पू। नाना बोले, जैसे 9th एशियाड गेम्स का शुभंकर हाथी अप्पू, वैसे ही मेरा गोल मटोल शुभंकर अप्पू। डैडी को ये नाम पसंद नहीं थे, सीधे सीधे नाम रख दिया नचिकेता। रितु को गप्पू अप्पू दोनों पसंद थे। अप्पू राजा के लिए उसके मन में बड़ा नेछो था। 13-14 साल की थी वह जब दिल्ली में अप्पू घर 19 नवंबर 1984 को शुरू हुआ था। देखते ही देखते वह दिल्ली व उसके आसपास की जगहों का आकर्षण का केंद्र बन गया था। प्रगति मैदान में बने अप्पू घर में हुजूम के हुजूम लोग पहुंचते। रितु भी जाती रही, शुरू में मम्मी पापा के साथ, बाद में दोस्तों के साथ। शुभंकर हाथी को देख उसके मन में ख्याल आता, मेरा बच्चा जब होगा तो मैं उसका नाम अप्पू रखूंगी। इसलिए पिता के द्वारा दिए गए नाम को उसने अपने कलेजे से सटा लिया, मेरा अप्पू। लेकिन अप्पू ने अपने लिए खुद ही नाम रख लिया था, शिनचैन। मम्मा को चिढ़ाते समय या मूड में आने पर वह शिनचैन की तरह ही आवाज निकाल कर बात करता, उसी के अंदाज में। रितु को अच्छा लगता। कभी कभी वो शिनचैन की माँ की तरफ अपना माथा ठोक लेती, लंबी सांस भरती। रितु शिनचैन की माँ के दर्द को समझती थी। कैसा लगा होगा अपने 5 साल के बच्चे को खोना। बच्चे के गम में डूबी शिनचैन की माँ शिनचैन के कार्टून बनाने लगी, जिस पर आधारित यह मशहूर कार्टून बना था शिनचैन। शिनचैन कितना शरारती था नहीं मालूम, लेकिन कार्टून के शिनचैन के हर छोटा बड़ा प्रेम करने लगा था। रितु भी, और अब अप्पू के शिनचैन रूप से भी वह असीमित प्रेम करने लगी थी। यही अप्पू ना शिनचैन उसके लिए स्कूल जाना छोड़ बैठा है, उसके लिए बाथरूम में अंडरगारमेंट, सैनिटरी नैपकिन तक रखाया है। नन्ना साई तो है भी 8-9 साल का, कैसे इतना सब कुछ समझ आता है। मामा आप ठीक हो ना, ज्यादा मत नहाओ, सारा पानी खत्म हो जाएगा, फिर म्यूनसिपालिटी वाले अंकल को बोलना पड़ेगा, उनको अपनी आलसी टांगों को उठाकर पहुंचना पड़ेगा, कनक आंटी को बिना काम के लौट जाना पड़ेगा। अप्पू की शिनचैन वाली आवाज रितु तक पहुंची। वह जब शरारत करने या मम्मा का दिल बहलाने के मूड में होता तो शिनचैन की तरह बोलने लगता। रितु तो टॉम एंड जेरी की दीवानी थी और हगुमारी के ये दोनों ही, अप्पू की शिनचैन के लिए ये दोनों ही। अप्पू की शिनचैन वाली आवाज सुनकर अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए उसने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, आ रही हूं। संभल गई थी रितु, संभल गया था घर। कौन? अप्पू। पहाड़ी इलाके पर बसा है रितु का नया घर। कविताएं लिखते हुए उसे अप्पू याद आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है अब अप्पू। कैसे वो उसके जीवन की एक एक धड़कन को पहचानता चला गया। कविताएं तो वह शुरू से ही लिखती आ रही थी, लेकिन कभी उसे किसी के सामने लाने की हिम्मत नहीं हुई। पहले एक संकोच तारी रहा, फिर डर का एक घना आवरण सर से पांव तक उसे ढक गया, जैसे कोहरे से ढकी सुबह, दोपहर, शाम, रात। कविताएं देख कोई ये न कह दे, और कोई काम धंधा नहीं है तो इन लोगों के पास। कविताएं लिखकर वक्त जाया करेंगे, कुछ बोलने पर नारीवादी हो जाएंगी दीज फीमेल्स। कोई कौन? रितु अपने ही मन के इस प्रश्न पर लंबी सांस लेकर उठ जाती। जब वह बीमार थी, अप्पू बोला था, मामा आपसे बढ़कर स्टडी नहीं है। है अप्पू, रितु उसे समझाती, बिन पढ़ाई के हम सब कुछ भी नहीं है। पढ़ाई है तो जीवन है। तो आपने पढ़ लिख कर खुद को क्यों बंद करके रख लिया मामा? आप तो लिखते भी हो इतना बढ़िया, आपके कारण ही मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे मार्क्स आते हैं, सारे कॉम्पिटिशन जीतता हूँ। जिंदगी की तरह ही लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में फर्क होता है। मैं अपनी वाइफ की स्टडी को कैद करके नहीं रखूंगा, उसे फुल फ्रीडम दूंगा। अरे वाह 4 फुट के अभी हुए नहीं और अभी से ब्याह और वाइफ के बारे में सोचने लगे। रितु ने उसे छेड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर अप्पू शर्मा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह रितु की ओर चुपचाप देखता रहा। रितु भी गंभीर हो गई, बोली, फ्रीडम कोई दान की वस्तु नहीं है जो किसी को दी जाए। फ्रीडम क्या तुम्हारे कब्जे में रहता है? उस पर तुम्हारा अधिकार है कि तुम मेहरबानी करके किसी को दोगे।
तुम अपनी वाइफ के हस्बैंड बनोगे या उसके सहचर, फ्रेंड। हस्बैंड बनोगे तो फ्रीडम देने का एहसान जताओगे, कंपेनियन बनोगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अप्पू बड़ा हो रहा था। वह समय का पहिया बन धीरे धीरे बड़ा होते हुए घर को देख समझ रहा था। वह बढ़ते और बदलते समय के अनुसार ऋतु के तन मन धन के हालात का हिसाब किताब लगाते हुए बालिग हो गया था और देश से विदेश और पढ़ाई से रोजगार तक की दूरी तय कर चुका था। अप्पू ने एक दिन कह दिया, मामा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कमाने भी लगा हूँ, अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो मेरे साथ कनाडा चलिए या अलग से अपने लिए कोई घर लेकर रहिए। इतना बड़ा फैसला ऋतु कैसे ले ले? वह तो आज तक यही तय नहीं कर पाई थी कि वह क्या पहनेगी और क्या खाएगी, कहाँ जाएगी और किससे बोलेगी, क्या बोलेगी। वह यह तक नहीं सोच पाई थी कि अपनी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में ही भेज दें और कुछ नहीं तो कम से कम फेसबुक पर ही डाल दिया करें। और लेकिन अब अलग घर लेकर रहना, अब आधे से ज्यादा जिंदगी तो गुजर गई, बाकी भी गुजर ही जाएगी ना। यही कहना चाहते हो ना? क्यों गुजर ही जाएगी? क्यों नहीं अच्छे से आप उसे एंजॉय करके गुजारोगे? रह ही कहीं कितने दिन की गई है जिंदगी, अब 4 दिन की ही सही, मान लो 1 दिन की ही सही, समझ लो आप कल ही मरने वाले हो। कल क्यों, आज और अभी ही मरने वाले हो। तो आज और अभी को जी लो मम्मा। इसके बाद आप मर जाओगे ना तो मैं भी थोड़ा कम रहूंगा मोटे। अप्पू कभी कभी शिनचैन बन जाया करता। अप्पू ने पहाड़ की ऊंचाई पर यह घर लेकर ऋतु का उसमें प्रवेश कराया। हर चीज उसकी चॉइस की रखी, खास करके उसका स्टडी टेबल, टेबल पर लैंप और गुलदान। ऊंचाई पर बने इस घर में बादल तैरते हुए आ जाते हैं। निरभ्र सूरज अपनी चमकीली रोशनी के साथ मुस्कुराते हुए आदाब करता है और रात में सघन तारे ऋतु को आपाद मस्तक सलमा सितारे से ढक कर चले जाते हैं। छोटा सा आउट हाउस टाइप का घर। ऋतु को बेहद पसंद है अपना घर। इस घर को उसने अपनी पसंद की चीजों से सजाया है। अपर्णा कौर की पेंटिंग से लेकर दयानिता सिंह की तस्वीरों के फ्रेम सजाए हैं। इकेबाना से लेकर ठेठ वहां मिलने वाले सभी फूलों पत्तों से घरों के गुलदान भर दिए हैं। 2-4 जोड़ी कपड़ों का केवल एक बक्सा लेकर वह इस घर में आई। सारे सामान की तरह ही वह अपनी पुरानी यादों को भी वहीं छोड़ आई। लेकिन सामान चलकर नहीं आते, इसलिए नहीं आए भी। यादें बादलों की तरह तैर कर मन के आसमान में गाहे बगाहे घुस जाते हैं। कभी कभी काले घने मेघ बनकर तो कभी भयानक बिजली बनकर गरजते बादल, कौंध भरती बिजली। पहाड़ की इस ऊंचाई पर कभी कभी ऋतु डर कर सहम जाती। अप्पू बड़ा हो गया है, समय से काफी पहले बड़ा, बहुत संजीदा, बेहद समझदार। शिनचैन वाली सूरत भी नहीं रही अब उसकी, जो उसके लिए बोला करता था, आप सुबह सुबह एक्सरसाइज क्यों नहीं करते मोटी, पेट निकल जाएगा, फिर आप सभी आपको डब्बा मुरब्बा कहेंगे, मैं कहूंगा ले लो, ये 10 रुपए का एक मुरब्बा, 5 रुपए की जेली। वह ऋतु के पेट को हिलाते हुए बोलता था। ऋतु को तब कभी गुस्सा तो कभी प्यार आता था। अब लेकिन ऋतु कभी कभी सहम जाती है। ना। उसका शिनचैन ही उसके लिए ठीक था। यह इतना गंभीर क्लासिक इंटेलिजेंट लुक, बेटे की जगह पिता दिखने लगा है वह। शिनचैन ने छुटपन में मम्मा का एक कार्टून बनाया था। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखों के बीच मोटी सी नाक और खूब मोटे और फैले होठ। ऋतु हंस पड़ी थी। मेरे होठ इतने मोटे कहाँ हैं? अप्पू बोला, आपको इतने पतले होठों से खाने में दिक्कत होगी ना, इसलिए मैंने इसे मोटा कर दिया अपने जैसा। तुम अच्छे से खा लेते हो, और नहीं तो क्या, उस दिन मैंने सिन्हा आंटी के घर के सारे रसगुल्ले साफ कर दिए थे ना। समय के साथ साथ ऋतु भी बदलती रही और अप्पू भी। हालात भी बदलते गए। नहीं बदला तो दोनों के बीच का प्यार भरा संसार। ऋतु के लिए वह उसके जीवन के सारे नक्षत्र, तारे, चांद, सूरज था, तो अप्पू के लिए वह सदा नीरा, जिसकी धार में डूबकर वह कहीं का कहीं बह जाता। ऋतु को याद है, उस दिन वह कविताएं लिख रही थी। किसी एक शब्द पर वह अटकी थी। सही शब्द न आने से कविता में रवानगी नहीं आ रही थी। एक कविता लिखने में इतना समय, जाने वो कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे एक शाम में 40-40 कविताएं लिख लेते हैं।
रितु मानसिक रूप से थक गई थी, खीज भी भर आई थी। उसने कलम बंद करके आंखें बंद कर ली और सर को कुर्सी पर टिका लिया। उसकी इच्छा इस समय गरम गरम कॉफी पीने की हो रही थी, लेकिन घर में तो कोई था ही नहीं। यहाँ वो अकेली रहती है, तबीयत पहले से बेहतर है। एहसास और एहसान कराते हुए 24 घंटे के लिए रखने वाले केयर टेकर से निजात पा चुकी है। हालांकि कलेजे में फांस सा चुभता रहता है सब कुछ। क्यों वो इतना सह गई थी, सहती रही थी। लोग कहते हैं आजकल सब कुछ बदल गया है, लड़कियां बदल गई हैं, माहौल बदल गया है। अब कोई लड़की अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं सह पाती, अलग हो लेती है। क्या सच में अपने पढ़े लिखे का एहसास क्यों भूल गई थी वह? रितु अलग हुई, लेकिन कब? जब अप्पू ने जोर दिया, आप मान लो कल ही मरने वाले हो, आज और अभी मरने वाले हो, तो आज और अभी को तो जी लो। अतीत की ओर देखते हुए सोचते हुए उसका मन और भारी हो उठा। तभी उसे खट से वह शब्द सूझ गया जिसके लिए वह लगातार मशक्कत कर रही थी। मौसम। वह भी तो मौसम ही है, ऋतु है। अपने ही नाम के समानार्थी को खोजने में उसे इतना वक्त लग गया। कोई बात नहीं, होता है, बहुत सी बातों को और वक्त को बनने में वक्त लगता है। ऋतु ने सुकून में आकर आंखें बंद कर ली। इतने समय तक किसी एक लफ्ज की तलाश ने तन मन पर क्लांति भर दी थी। एक कप कॉफी। खुद ही उठना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। रितु ये सोच ही रही थी कि कॉफी की खुशबू उसके नथनों में अटकर आई। अकचकाकर आंखों से उसने देखा, अप्पू कॉफी लेकर आ गया है। पी लो मेरी जान, वरना मैं पी जाऊंगा। अरे 2 दिन के लिए तो आया है तो, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि कॉफी की तलब लगी है मुझे? कितनी कविताएं लिख ली मोटी, कितनों पर कह ढा दिया। अप्पू, मैं आपका अप्पू नहीं हूं, मैं शिनचैन हूं। कॉफी रखते हुए अप्पू शिनचैन वाली आवाज में बोला। हाँ, शिनचैन तो कुछ भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, रितु ने सोचा और मुस्कुरा पड़ी। शिनचैन बोला, बड़ी कातिल मुस्कान है, इस कॉफी की जान है। लो, मैंने भी कविता कर दी। और कॉफी रितु की ओर बढ़ा दी। रितु ने कॉफी ले ली और सिप करना शुरू कर दिया। शिनचैन के जापान से निकलकर अप्पू के हिंदुस्तान में आकर वो बोला, कितनी कविताएं हो गई आपकी अब तक? काउंट नहीं किया है, आप करोगे भी नहीं। कहीं भेजा भी है पब्लिशिंग के लिए? आई एम 100% श्योर कि नहीं, है ना? क्या कहना चाहते हो अप्पू? यही कि अपनी कविताएं छपवा मोटी। अप्पू के चेहरे पर फिर से शिनचैन खेलने लगा। शिनचैन पलक झपकते फिर से अप्पू में बदला। आप अपनी सारी कविताएं कलेक्ट करो और मुझे दो, मैं पब्लिशर खोजता हूं। और इसके पहले कि शिनचैन अप्पू बनकर पब्लिशर खोजे, अप्पू ने एक काम और कर दिया। वो फिर से शिनचैन बन गया। आप रंजन अंकल को मेरे जितना ही मानते हो ना? क्या मतलब? मतलब इलो इलो। अप्पू, चिल्लाओ मत मोटी अपने शिनचैन पर। ये बताओ, अंकल पसंद है ना? रितु कांपने लगी थी। गुस्सा, भय, संकोच और शायद चोरी पकड़े जाने की भी हया। कॉफी ठंडी होने लगी थी। कोल्ड कॉफी भी अच्छी होती है मम्मा। कॉफी में ही यह गुण है कि वह हॉट से कोल्ड में बदल कर भी टेस्ट का नया लुक देती है। वैसे ही आप भी अपने आप को बदल कर अपनी जिंदगी को नया लुक दे सकते हो। अप्पू ने रितु का मोबाइल उठा लिया और उसकी फोटो गैलरी देखने लगी। मुझसे ज्यादा तो रंजन अंकल की फोटो है इसमें मम्मा। रितु अपनी कविता, मौसम, शब्द और कॉफी की तलब और उसके सामने आ जाने पर उसकी चुस्की और उसका स्वाद सब कुछ भूल चुकी थी। वह खुद को आत्मग्लानि से भरने लगी। कुछ एक सिप से खाली हुआ कॉफी मग आंखों से के आंसुओं से भरने लगा। अप्पू ने मोबाइल लैपटॉप के बगल में रखते हुए कहा, गिल से कॉफी मत भरो मम्मा, लाइफ में जो वैक्यूम आया हुआ है ना, उसे भरो। कहना क्या चाहते हो अप्पू? अप्पू, गप्पू, शिनचैन सब मिलकर उस अंकल को अपना फादर बनाना चाहते हैं। नॉट पॉसिबल। दोस्ती पॉसिबल हो सकती है, रिश्ता नहीं। अप्पू ने रितु की हथेली अपनी हथेली में भर ली। मम्मा, आप तो जानते हो ना, मैं पल पल जीने में यकीन रखता हूं। आपको भी वैसे ही जीने में यकीन रखना होगा।
यादों के पुराने चीकट में घुसकर उस चीकट की मैल और दुर्गंध को सांस में बना के रखे रहने का क्या तुक है मम्मा। अपनी सांसों को पर्वत की ऊंचाई दो मम्मा, अपने जज्बात को कविताओं की लाइंस दो, और अपनी गहराई और अपने होठों पर इस नीले आसमान जैसी मुस्कान भर दो मम्मा। लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग? शिनचैन अप्पू बन गया। किसने आकर तुम्हारी कोई मदद की है मम्मा? तुम्हारी पीठ और बदन पर कोई दाग नहीं उभरे हैं ना मम्मा, इसलिए हर कोई कह सकता है मारता पीटता था क्या, लेकिन मन की मार को तो कोई कहीं से दिखा सकता है। हाँ, दिखा सकता है, दिखाती भी रही हो अपने उदास मुखड़े और कागजों पर लिखी इन कविताओं के माध्यम से। लेकिन कौन समझने आया तुम्हारे इन सो कॉल्ड लोगों में से? ऋतु के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कॉफी भी सचमुच में कोल्ड कॉफी हो गई थी। उसका बदन थर थर कांपने लगा था। अप्पू को कैसे पता चला कि रंजन अंकल उसे बहुत अच्छे लगते? परिचय तो हुआ था अप्पू का क्लब में। रंजन ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां पर डांस कर रहे थे। अचानक डांस करते हुए आए और ऋतु का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसके साथ डांस करने लगे। ऋतु संकोच में डूब गई। अभी कुछ ही दिनों में तो उसने इस क्लब में आना शुरू किया था। 2-4 दिन पहले ही तो मेल मुलाकात हुई थी और आज हठात ही कदम। लेकिन किसी को कुछ अटपटा नहीं लगा। सभी क्लब के सुरूर में थे। सभी ने तालियां बजाई और ऋतु को बकअप किया। अप्पू ने हल्के से कंधे हिलाए। लजाई हुई ऋतु हल्के हल्के थिरकने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे। दिल में खुशियों का समंदर शोर मचाता पहुंच रहा था। लोग तालियां बजाने लगे थे और रंजन तो जैसे उत्साह और स्फूर्ति का हिमालय बन गए थे और उनकी मुस्कान कंचनजंघा। हाय, कैसे हो बेटे? फिर भी वे लोग क्या कहेंगे का चरम गरम बाजार। क्या कहेंगे वे? यही ना जो अब तक कहते आए। नो, सुनो नोटी मम्मा, लोग तो श्योरली कुछ कहेंगे, लेकिन अब के लोग कहेंगे शिनचैन का पापा आया है। अप्पू फिर से शिनचैन बन गया। मुझे अपने पापा का स्वागत करने दोगी मोटे? कोट में हस्ताक्षर करते हुए अप्पू के चेहरे पर खुशी थी। ऋतु के हाथों में उसने माला दी। ऋतु के हाथ कांपे। अप्पू बोला, पहनाओ मोटे, मेरी शादी के लिए मेरे लिए इससे भी सुंदर माला लेकर आना, वरना पहले से भी ज्यादा मोटे होठों वाला कार्टून बनाऊंगा। कोर्ट से बाहर निकलते हुए अप्पू रंजन को मुबारकबाद देते हुए बोला, कैन आई कॉल यू पापा? वाई नॉट, यू आर माई सन। रंजन ने आर पर अधिक स्ट्रेस देते हुए कहा और अप्पू के कंधे थपथपा दिए। कोर्ट के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी। अप्पू धीरे से ऋतु से बोला, शिनचैन की ओर से, उसको एक अच्छा पापा देने के लिए। सुनो मोटी, गाड़ी को पेट्रोल खिलाना, दाल नहीं, वरना आपकी दाल नहीं गलेगी इसके सामने। पापा तो तू है मेरा शिनचैन डैड। ऋतु सुबह पड़ी। अप्पू ने उसे ऐसे अपने गले से लगा लिया जैसे विदा होती बेटी को पिता गले लगाता है। उसकी भी आंखें भर आई थी। गाड़ी चली गई थी। शिनचैन खड़ा रह गया था। गीली आंखों और होठों के कोने में सिमटी मुस्कान के बीच अप्पू, गप्पू, शिनचैन सब एक मेक होते हुए। केवल नचिकेता उनमें से नहीं था। आप भी भूल गए ये नाम जो उसके डैडी ने उसे दिया था। शिनचैन ने इस नाम को केवल सर्टिफिकेट के लिए रहने दिया था। उसने एक लंबी सांस ली। नाम बदलवाने में बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी क्या नाम में क्या रखा है? नचिकेता के सवालों के संतोषजनक जवाब क्या उसके पिता वाजश्रवा ने दिए थे? तो ये है कथा। ये थी हमारी कथा शिनचैन डैड, जो भोपाल से निकलने वाली पत्रिका वनमाली कथा के जून 24 के अंक में छपी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी राय लिखिएगा, अपने विचार दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की पसंद की किसी कहानी का पाठ मैं यहाँ कर सकती हूँ, तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर वो मेरे मनो मिजाज की कहानी हुई तो मैं उसे आपके लिए आपके नाम के साथ और जो लेखक है मूल लेखक के नाम के साथ यहाँ पढ़ना पसंद करूँगी। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार हम फिर कुछ नए विषय या कुछ नई कहानियाँ या कोई नई रचना या कुछ और लेकर के आएंगे। मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या लेकर के आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो
हम हैं। नमस्ते, प्रणाम।